हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये है हमारी हाइड्रोकार्बन के ऊपर होने वाला एक वन शॉट। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी तो अभी तक 12th की सीरीज़ चल रही थी, उसके मैं चैप्टर्स कंप्लीट करवा रही थी और ये अचानक से हाइड्रोकार्बन का चैप्टर क्यों आ गया? क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, मुझे 2 बार बोला था कि प्लीज़ ये हाइड्रोकार्बन पे चैप्टर बना दीजिए, तो इसलिए मैंने बनाया। क्योंकि लेकिन मेरा बिल्कुल कोई सीन नहीं था इस चैप्टर पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा भी 12th का ही सिलेबस मतलब मैंने नहीं कंप्लीट कर पाया हुआ। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वीडियो तो बनानी है, चाहे किसी के ऊपर भी बना लो। हाइड्रोकार्बन भी अगर इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुमको पता ही होगा कि नीट में, जेईई में, एज वेल एज बोर्ड्स में भी कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये तुम्हारा बेसिक है। ठीक है, अगर इसमें तुम ढीले पड़ गए ना तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक बिगड़ जाती है। तो वही हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वन शॉट में हम लेंगे कंप्लीट थ्योरी और साथ में हम करेंगे एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो समझो हाइड्रोकार्बन्स होता है क्या। हाइड्रोकार्बन्स मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, हाइड्रो और कार्बन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। वही लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वही होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन। ठीक है, पहले एलिफैटिक में समझो। एलिफैटिक में तो तुम्हें 2 तरीके के टाइप्स देखने मिलेंगे, होते हैं सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में से वही आते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसे कहते हैं एल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में होते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन क्या होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड रहते हैं, और एल्काइंस क्या होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। हम इन तीनों के बारे में, मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर ओवरऑल 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा एल्केन, दूसरा है हमारा एल्कीन्स, ठीक है, और तीसरा है हमारा एल्काइंस, और चौथा है हमारा बेंजीन। ठीक है, ये चैप्टर इन 4 टॉपिक के ऊपर ही होगा। ठीक है, इन चारों के बारे में ही हम इस ओवरऑल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन, फिर एल्कीन मतलब एल्केन, देन एल्कीन, फिर एल्काइंस, फिर आएगा हमारा बेंजीन जो एरोमेटिक के अंदर आता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, अनसैचुरेटेड में। तो हमने क्या बताया अभी कि एल्कीन वही होते हैं जिनमें जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइंस वो होते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और अब आ जाओ क्या हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन। तो देखो एलिसाइक्लिक, एनसीईआरटी में हमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दिया है। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब जो साइक्लो एल्केन, मतलब साइक्लिक चेन बनाते हैं, जो ऐसे समझ लो ना, साइकिल मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल रहता है, वो चेन बनाते हैं। तो ये साइक्लो एल्केन हो सकते हैं, साइक्लो एल्कीन्स हो सकते हैं, या साइक्लो एल्काइंस होते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड आता है एरोमा, एरोमा मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू। ठीक है, तो एरोमेटिक वो होते हैं जो फॉलो हकल्स रूल कर, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे बेंजीन्स के ऊपर। ठीक है, फिलहाल अभी याद रखो एरोमेटिक कहाँ, एरोमेटिक जैसे आए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या? बेंजीन। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? सैचुरेटेड क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस। और साइक्लिक वाले में आता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लो हेल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइंस। और एरोमेटिक में जो फॉलो हकल्स रूल करते हैं। और फिलहाल तुम एरोमेटिक से तो सीधे तुम बेंजीन याद रखो। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन के बारे में कि एल्केन होता क्या है। तो देखो, एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फॉर्मूला, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। मतलब जैसे कि तुम्हारे पास कार्बन है, कितने? 2 हैं, तो तुम्हारे कार्बन से 2 गुने से 2 ज़्यादा, जैसे कि हमने मान लिया 2 कार्बन लिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 8, मतलब 6 हो जाएगा। 4 + 2 है ना, पे दुगने से +2 ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे तुमने यहाँ पे लिया मेथ एथ, जैसे तुमने यहाँ पे लिया इथेन, तो इथेन का क्या बनेगा? C2H6। क्यों? क्योंकि तुमने लिया कार्बन 2 और कार्बन 2 से यहाँ पे दुगने से 2 ज़्यादा कर लिया, तो ये बन गया क्या? C2H6। ठीक है, और इनकी कुछ खासियत सुन लो क्या होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा देते हैं। ठीक है, इनकी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? वो होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और इनकी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये तीनों शायद तुमसे MCQs में पूछ लिया जाए, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एल्कीन ना 2, मतलब एल्कीन तुम्हारे चेन और पोजीशन आइसोमर दिखाते हैं। क्या? 2 टाइप के आइसोमर दिखाते हैं, एक होता है तुम्हारा चेन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर। आइसोमेरिज्म तुमने आई होप पढ़ा ही होगा GOC में। ठीक है, तो देखो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं पहले तो समझो। जैसे तुम्हारा कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, अब ये पहले बताओ, जैसे ये तुम्हारी एक एक
2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 और 5। तो ये देखो चेन में डिफरेंस है 9th की, तो ये हो गया तुम्हारे क्या चेन आइसोमर। इसी तरह एक आता है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर जैसे ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप लगा है, अब मिथाइल ग्रुप यहाँ से सेकंड कार्बन की पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे थर्ड कार्बन की पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप। जहाँ पे पोजीशन पे डिफरेंस होता है वो क्या कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर, जहाँ पे चेन पे डिफरेंस होता है वो कहलाते हैं तुम्हारे चेन आइसोमर्स। ठीक है, आगे बात समझ में क्या बताया मैंने, एल्कीन्स 2 टाइप के आइसोमर दिखाते हैं, पहला हमारा चेन आइसोमर, दूसरा हमारा पोजीशन आइसोमर। दूसरी बात क्या रखनी है, एल्कीन हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात याद होनी चाहिए, हाँ ठीक है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, अगर तुम कहीं पे भी तुम फंस रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में 2 केसेस होते हैं हमारे, पहला हमारा फ्रॉम एल्कीन और देन हमारा आता है हमारा एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन के रिएजेंट सेम रहेंगे, क्या रहेंगे हमारा हाइड्रोजन, निकेल या प्लैटिनम या पैलिडियम। ठीक है, तो ये तो हमारे रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं। ठीक है, अब देखो एल्कीन क्या करता है, जब हम एल्कीन की रिएक्शन में जब हम अपने रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो ये हमारा डबल बॉन्ड को तोड़ के उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और हमारा बना देता है एल्केन। इसी तरह एग्जांपल मैंने 3 लिए, जैसे कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पे देखो तुम सेकेंड एग्जांपल में मेट एट प्रोप, ठीक है, ये हमारा क्या है प्रोपीन है ना। प्रोपीन में हमने डाला H2 और निकेल, इन दोनों ने क्या किया, इसका जो सेकेंड बॉन्ड था उसको तोड़ा और इसको सिंगल बॉन्ड में मतलब एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह सेम इस एग्जांपल में किया हमने। बाकी तुम एग्जांपल प्रैक्टिस के हिसाब से तुम चाहे जितने ले लो उतने कम है, बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये रिएजेंट, ये स्पेसिफिक रिएजेंट कर क्या रहा है। तो हमारा एल्कीन हमारा क्या करता है, ये रिएजेंट हमारा सिंगल बॉन्ड को मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। इससे हमारा एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करता है हमारा, जैसे हमने 2 मोल H2 लिया और निकल लिए, तो ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओवरऑल तुमको ये याद होना चाहिए, बाकी तुम इससे इतना सा याद होगा, पॉइंटर बना के चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, तो तुम कितने भी एग्जाम्पल आ जाए तुम कर ले जाओगे। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन की 2 चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए, क्या, जो एल्काइंस होते हैं ये फास्टर देन एल्कीन होते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो एनर्जी रिलीज करती है, क्या, हमारी जो एनर्जी रिलीज करती है और इससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब तुम्हें पता होगा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन में दिखती है। पहला आता है हमारा कंबशन रिएक्शन में, दूसरा आता है हमारा एसिड बेस रिएक्शन में, और तीसरा आता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ठीक है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस किस चीज़ में दिखती है, कंबशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, और थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ गई। अब ये 3 क्या होती हैं, अगर ये भी नहीं पता तो फिर कभी बताऊंगी, बट अभी के लिए इतना जान लो कि एक्सोथर्मिक क्या होती है, और ये एल्काइंस रिएक्ट फास्टर देन एल्कीन। ठीक है, हमारे एल्काइंस जो है एल्कीन से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करके देते हैं। तो तुम एमसीक्यूज में यही करके पूछ ले कि कौन फास्ट रिएक्शन कर रहा है, किसकी स्लो रिएक्शन होती है, ऐसा करके पूछ ले तो तुम बता सकोगे। ठीक है, अब तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में 2 केसेस आते हैं, पहले हमारी रिएक्शन कराते हैं हम जिंक H+ के साथ, और दूसरी रिएक्शन होती है हमारी ड्राई ईथर के साथ। ठीक है, तो पहले हम जिंक H+ के साथ देखते हैं। जब हम किसी एल्काइल हैलाइड ग्रुप को जिंक H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हैलाइड ग्रुप को मतलब हैलोजन ग्रुप को हटा के वहाँ पे एक H+ मतलब एक हाइड्रोजन ऐड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था CH3 CH2 Br। तो जब हमने जिंक H+ के साथ रिएक्शन कराई तो ये हैलोजन ग्रुप को उड़ा लेगा साथ में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो ये हमारे पास हमें CH3 ग्रुप दे दिया हमको। ठीक है, आई बात समझ में। जिंक H+ क्या करता है, हैलोजन को उड़ा के लेके जाता है और H+ दे देता है। इसी तरह वुड्स रिएक्शन कहते हैं। वुड्स रिएक्शन भाई कमाल की रिएक्शन है, ये मतलब तुम्हारे किसी भी एल्काइल ग्रुप को ना डबल करके दे देती है। और तुम्हें वुड्स रिएक्शन जैसी, मतलब मैंने जो रिएक्शंस वाली वीडियो थी तो उसमें मैंने बताया हुआ था, इसकी ट्रिक भी दी हुई थी कि तुम्हारा जो भी एल्काइल ग्रुप आ जाए ना उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, दुगना कर देना है बस तुम्हें उसको। जैसे यहाँ पे जैसे 2 मतलब यहाँ पे जैसे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे खैर यहाँ पे 2 ही आता, मैंने लिखा क्यों नहीं है, ऐसे हो जाता इधर। ठीक है, खैर छोड़ो, अभी फ़िलहाल इसको हटाते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या करता है, तुम्हारे एल्काइल ग्रुप को डबल कर देता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड करके एक ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में जब तुम
तो मतलब सोडियम और ड्राई हीटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये तुम्हें पहले फ्री रेडिकल में तोड़ के देगा, मतलब सिंगल सिंगल कर देगा, फ्री रेडिकल के तौर पे तुम्हें फ्री रेडिकल के फॉर्म में मिलेगा, देन उसको इसको एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यही होता है फोर्स रिएक्शन। बस तो इतना याद रखो, जितना तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है ना, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तुम्हारी वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो तुम्हें पता है, मतलब मेन कंपोनेंट बस याद रखना होता है, साइड एलिमेंट नहीं याद हो, मतलब पूछता ही नहीं है कोई साइड एलिमेंट के बारे में। ठीक है, हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। अब आगे आते हैं, अब आते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एज वेल एज 2 केसेस हैं। पहला है हमारा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बताओ? NaOH प्लस CaO से जो बनता है कंपाउंड, उसे सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे यहाँ पे हमने लिया है क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में जब हम अपना सोडा लाइम डालेंगे तो ये हमारा उड़ा के ले जाएगा पूरा, और यहाँ पे दे देगा हमें एक खैरात के तौर पे एक हाइड्रोजन, कि भाई ये रख लो, ये तुम्हारी खैरात है, भाई हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये Na2CO3 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे तुम्हारा पूरा ये कार्बोक्सिलिक वाले कंपाउंड को उड़ा ले गया और तुम्हें एक खैरात में दे दी तुम्हें एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो बाकी खैरात वाली चीज़ से शायद तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह की चीज़ें पॉइंटर बना के रख लेना, क्योंकि बताऊँ मैं इसी चीज़ों से, मतलब ये सब मस्ती मजाक करके चीज़ें याद रहती है एग्जाम में। एग्जाम में तो भाई दिमाग की तो खिचड़ी हो जाती है, मतलब दिमाग तो साथ ही नहीं देता कि भाई तुम झेलो मैं जा रहा, बाय। मेरे साथ तो यही होता है, इसलिए मैं इसी तरह की मस्ती मजाक करके पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे एग्जाम टाइम पे एटलीस्ट याद हो। ठीक है, तो अगला केस आता है हमारा कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कॉलवेव इलेक्ट्रोलाइसिस भी मतलब वुड्स रिएक्शन जैसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, उसमें हम लेते हैं क्या अपना ड्राई ईथर, सोडियम विद ड्राई ईथर, और यहाँ पे हम इसकी कराते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन दोनों में भी तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में हम लेते हैं ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, बस तुम इसी को याद रख लो। और कहीं पे भी तुमको कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस देते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ओ इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ हमें क्या बता रहे हो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी उधर पे। और कॉलवे जो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, वुड्स रिएक्शन की तरह होता है, तुम्हारे उस कंपाउंड को डबल करके दे देता है, पहले फ्री रेडिकल फॉर्म में देगा, देन उसके बाद उसको एल्किन फॉर्म में कर देगा। ठीक है, इसी तरह जैसे कि हमारे पास ये था, हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये दिया, हमने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई और ये हमें हमारा इस कंपाउंड उड़ा के ले गया और हमें फ्री रेडिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके दिया, देन उसके बाद हमें CH3CH3 फॉर्म में, मतलब एल्केन में। ठीक है, तो हमने इसके 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे, हाइड्रोजनेशन, एल्काइल हैलाइड और देन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अरे चल क्यों नहीं रहा, तो हो गया। अब आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। तो देखो एल्केन्स जब हमारे C1 और मतलब कार्बन 1 या कार्बन 4 के बीच में होते हैं तो वो गैसेड फॉर्म में होते हैं। अगर वो 3 कार्बन और 17 कार्बन के बीच में होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और अगर कार्बन 18 के ऊपर हुए तो वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब वो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं वो। अब आता है हमारा सॉलिबिलिटी। तो हमारे जो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि क्यों नहीं घुलते, क्योंकि हमारे एल्केन्स आते कहाँ से हैं, दिमाग लगाओ ना, पेट्रोल डीजल से ही तो मिलते हैं एल्केन्स हमको। तुम कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, पेट्रोल डीजल या ऑयल कभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या? बताओ, होते हैं क्या? नहीं होते। वो हमेशा उसके ऊपर, पानी के ऊपर ही, अगर तुम पानी में उसको मिक्स करोगे तो वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करेंगे, है ना। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ऐसे तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं घुलते, बट अगर घुले तो वो पोलर सॉल्वेंट में होंगे। पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे कि हमारी बेंजीन हो गए, बेंज और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, जो कि खुद एक क्या है, और मतलब हमारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और इनकी डेंसिटी, इनका मतलब ये वाटर से कम डेंस होते हैं, इसीलिए ये मतलब कुछ जैसे इसमें भी क्वेश्चन आज, चलो NCERT क्वेश्चन बना दे कि तुम हमारे एल्केन जो है वाटर के ऊपर अगर हम इसे मिक्स करते हैं वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करते हैं, तो तुम कह देना कि उनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है इसी वजह से। ठीक है, अब आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो इसका मैं ना पॉइंटर बना के दे देती हूँ, अभी तुम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें काम भी आएगा। क्या हमारे एल्केन जो है कि जो बॉइलिंग, मतलब एक सेकेंड थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ। हमारे एल्कीन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के, किसके, मोलर मास के। और प्रोपोर्शनल होती है हमारे सरफेस एरिया की, जितने ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, राइटिंग को फिलहाल अभी इग्नोर करना, और इस राइटिंग से मुझे जज मत करना, मेरी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं नहीं बन पा रही। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्रांचिंग के। ठीक है, तो अपने नोट्स में इसको पॉइंटर बना के लिख लेना। ठीक है,
तो और हाँ, एक और बात, जितने ज़्यादा तुम ऑर्गेनिक सुंदर नोट्स बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छी होगी, कि भाई पढ़ने का मन करेगा ना कि ओ मैंने भी तो कभी सुंदर नोट्स बनाए थे, चलो निकाल के पढ़ लिया जाए। ठीक है, आगे बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मोलर मास के प्रोपोर्शनल होते हैं, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्रांचिंग के। जैसे तुम्हें पास दो कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछेगा इनमें से बताओ किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जिसमें तुम्हें ब्रांचिंग कम दिख रही है उसमें बता देना कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जिसकी मतलब जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग दिख रही है तो मतलब जाहिर सी बात है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। डेंसिटी का क्लियर हो गया, सॉलिबिलिटी का क्लियर हो गया, फिजिकल स्टेट पता चल गई। ठीक है, अब ठीक है, तो हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला आता है हमारा हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम हाइड्रोजन हटता है और वहाँ पे क्लोरीन मतलब हमारी हैलोजन ऐड होती है, वो होती है हैलोजिनेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास है CH4 की रिएक्शन हमारी हमने कराई HNU मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसकी रिएक्शन कर दी हमने Cl2 से। तो ये यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन ऐड है, 1 2 3 4, तो यहाँ से क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ से क्लोरीन ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन ले गया ना क्लोरीन, यहाँ से HCl निकल गया ना, तो हमारे पास बचा क्या, 3 हाइड्रोजन, तो वहीं पे CH3Cl बन के आ जाएगा। और फिर अगेन हम अगर इसकी हेलोजिनेशन करवा देंगे तो सेम प्रोसेस होगा, हमारा माइनस यहाँ से HCl निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे 3 हाइड्रोजन से हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, CH3 मतलब CH2Cl2 बन गया। ठीक है, और अगर हमने अगेन यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से हेलोजिनेशन करा दी तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक हाइड्रोजन बचेगा CHCl3, और फिर हमने अगर फिर से हमने बेशर्मों की तरफ फिर से हाइड्रोलिसिस करवा दी मतलब हेलोजिनेशन करवा दी तो यहाँ पे CCl4 बन गया। ठीक है, और हाँ एक और बात, जैसे यहाँ पे हेलोजिनेशन में हमने बार बार हम इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, और तुमने जैसे किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक ही बार तुमको क्या हेलोजिनेशन करवानी है, तो तुम उस जैसे हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही हेलोजिनेशन की नीड है, हमें आगे का प्रोसेस नहीं चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे तुम क्लियर कर दोगे कि यहाँ पे है हमारा मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हेलोजिनेशन होगी, ठीक है, आगे नहीं होगी। आई बात समझ में, यहाँ क्या लिखोगे, मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे इन्होंने हेलोजिनेशन की प्रोसेस को सिर्फ एक ही बार हेलोजिनेशन हुआ है, तो हमें अगेन प्रोसेस को रिपीट नहीं करना है। आई बात समझ में। अब आता है हमारा कंप्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन में क्या होता है, जैसे कि कंप्लीट कंबशन में मतलब जैसे हमारे एल्कीन को जलाना, तो एल्कीन को जब हम जलाते हैं तो हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में 2 कंपाउंड मिलते हैं। तो जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, कौन सा कलर लें, स्काई ब्लू रहने दो। जैसे हमने यहाँ पे लिया कार्बन 3 कार्बन लिया, तो C3H8 हो गया। ठीक है, C3H8 हो गया, यहाँ पे बनेगी हमारी कुछ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे बनेगा हमारा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे बनेगी हमारी कुछ वाटर। तो देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम अकॉर्डिंग इसके हिसाब से इसको मतलब बैलेंस कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 3 जो है क्या लिए थे, हमने यहाँ पे 3 कार्बन लिए थे, तो 3 3 9, 9 + 1 10, अब 10 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 ऑक्सीजन। इसी तरह पे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर को बैलेंस करेंगे तो 3 कार्बन लिए एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 4 वाटर हो जाएगी। यही होती है हमारी क्या कंप्लीट कंबशन। इसी हिसाब से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम अगर तुम ये फॉर्मूला ना भी पता हो तुम्हें, तो तुम्हें बैलेंस रिएक्शन अगर तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना आता है तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो यही आती है हमारी कंप्लीट कंबशन। ये होती है बता दी, एल्केन को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में मिलते हैं। अब आगे और क्या है हमारी कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगला क्या हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन 3 कंडीशन पे रहता है। अगर तुमने ये कंडीशन फॉलो की तो तुमको मेथनॉल मिलेगा, अगर तुमने ये कंडीशन फॉलो की तो हमें मिथेनॉल मिलेगा, और अगर हमने ये कंडीशन फॉलो की तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो तुम्हें इसे रिएजेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर हम कॉपर ट्यूब डाल रहे हैं तो हमें मिथनॉल मिलेगा, अगर हम MO2O3 डाल रहे हैं तो हमें ये मिथेनॉल मिलेगा, और अगर हम CH3COO का होल ट्वाइस MN डाल रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये तुम्हें फिंगर टिप्स में तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, मिथेनॉल, मिथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या कहलाते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अब आता है हमारा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में हम Cr2O3 या V2O5 या फिर हमने MO2O3 डाल दिया और टेम्परेचर लिया बहुत ज़्यादा और प्रेशर लिया 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें ये बेंजीन रिंग में
दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग आ गया और साथ में देगा वाटर। अब यहाँ पे जैसे हमने 6 कार्बन की चेन ली, अब यहाँ पे तुम्हें 8 मिल सकता है, 10 मिल सकता है, तो यहाँ पे टॉलिन बन सकता है, या फिर तुम्हें मतलब बेंजीन बनेगी उसके बाद तुम्हें कोई भी मतलब यहाँ पे चेन बनती चली जाएगी, तो वो टॉलिन के फॉर्म में हो, जिसके फॉर्म में हो, वो हिसाब से वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फिलहाल 6 कार्बन की चेन में मिनिमम तुम्हारा बेंजीन बन के देगा। ठीक है, आगे बात समझ में, वो क्या कहलाती है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमा से ही बेंजीन तुम्हें याद आ रहा होगा, तो ये कंडीशन मुझे नहीं लगता कि याद करने में तुमको परेशानी होने वाली है। अब आता है हमारा आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में हम लेते हैं C6H14, तो ये करता है तुम्हारा एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये तुम्हें क्या, ये तुम्हें पोजीशन आइसोमर्स बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, पोजीशन आइसोमर्स। देखो ना यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है। अब आता है हमारा पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या करता है, तुम्हारे कंपाउंड को तोड़ देता है टुकड़ों में। जैसे तुम्हारा C6H14 है, इसको तुमने इतने टेम्परेचर में रिएक्शन करवाए, तो तुम्हें या तो वो देगा C6H12, C4H8 या C3H8। तो ये मोस्टली तुम्हें एल्केन या एल्कीन्स में ही ये रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात समझ में, जो जो एक एक चीज़ बोल रही हूँ ना उसको दिमाग में डालो। ठीक है, यहाँ तक समझ। तो आता है हमारा क्या, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फॉर्मेशन आइसोमर की पहले डेफिनेशन दे पढ़ लो। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस ड्यू टू द फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप्स आर कार्बन कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है कि तुम्हारा कार्बन कार्बन बॉन्ड के आसपास जो है डिफरेंट अरेंजमेंट में अगर रोटेशन देखने को मिल रही है, तो वो होती है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखो साहॉर्स का कुछ ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे ये साहॉर्स, पता नहीं चला हम साहॉर्स क्यों रखा है, इस तरह का हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड है। ठीक है, इसके साथ अटैच है। इसी के जस्ट ऑपोजिट में, इसी के जस्ट पीछे तुम देख पा रहे होगे, इमेजिन कर पा रहे होगे, ये हाइड्रोजन जस्ट इसी के अपोजिट में है ना, जस्ट पीछे एकदम। तो ये एक्लिप्स फॉर्म कहलाती है। और इसी तरह स्टैगर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, इसका ऑपोजिट। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये इसके अपोजिट में इधर है, ये इधर है, तो ये जस्ट इसके अपोजिट में इधर। मतलब शायद तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेटर शायद समझ में, ये मैंने ढंग से बना के नहीं दिया। इतना समझो, एक्लिप्स फॉर्म में जस्ट ऑपोजिट जो है एकदम पीछे रहता है, और स्टैगर्ड फॉर्म में ऑपोजिट फॉर्म में रहता है, मतलब उसका उल्टे पोजिशंस में रहता है, लेकिन पीछे रहती है दोनों कंडीशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो, जैसे ये एक्लिप्स फॉर्म रहती है, एक्लिप्स फॉर्म में ऐसे सर्कल के बीच में जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड है, एक्लिप्स फॉर्म में जस्ट इसके पीछे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी। स्टैगर्ड फॉर्म जैसे ऑपोजिट रहेगा, मतलब इसके एकदम ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे बीच में जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड है, इसी की जस्ट दूसरी उल्टी तरफ हाइड्रोजन 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 स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। बाकी तुम्हें बस इनकी थोपड़े याद होने चाहिए। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, आगे समझ में चलो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स के बारे में देखो, मतलब ये भी अनसैचुरेटेड मतलब ये वो हम एल्केन क्या होते हैं, हमारे सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, और इनका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। मतलब एल्केन का क्या था फॉर्मूला, CnH2n+2। यहाँ पे ये 2 नहीं है, सिर्फ इतना है, CnH2n। ठीक है, एल्कीन होता है। ठीक है, इसकी शक्ल और सूरत कुछ इस तरह की रहती है, इसमें पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे तुम्हें, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2, ये तुम्हें पता होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, ये ठीक है, तो अब देखो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। तो देखो आइसोमेरिज्म, आई होप जीओसी में तुमने आइसोमेरिज्म तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, वरना भारी नुकसान उठाओगे। तो देखो पहला आता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में ऑब्वियसली चेन का डिफरेंस देखने को मिलेगा तुमको। उसके बाद आता है पोजीशन आइसोमर, जिसमें तुम्हें पोजीशन में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। रिंग चेन आइसोमर में क्या होगा, एक तुम्हारी रिंग के फॉर्म में होगी और एक तुम्हारी चेन के फॉर्म में होगी, जैसे कि कुछ इस तरह। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में तुम्हारी ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा, कहीं पे सिस होगा, कहीं पे ट्रांस होगा। ठीक है, तो ये कुछ आइसोमर्स हैं जिनको तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए, रखना होगा। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं चलो, जैसे कि है पहला हमारे पास है C2H6। तो इसको करने के लिए एक सेकेंड, न्यू पेज लेते हैं, पहले इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। तो यहाँ पे करा हमने पेस्ट। तो पहला क्या है हमारा C2H6। ठीक है, तो C2H6 के लिए बनाएंगे पहले, तो अब देखते हैं C2H6 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया अपना पेन, कौन सा कलर, स्काई ब्लू। ठीक है,
बल्कि पर्पल। तो देखो पहले C2H6 का हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। ओपन चेन में 2 कार्बन है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो कार्बन कार्बन में तुम्हें कौन सा फॉर्म दिख रहा होगा। यहाँ पे ये है sp3 और यहाँ पर भी है ये sp3। तो sp3 कौन सा होता है? sp3 होता है ये हमारा, कौन सी ज्योमेट्री दिखाती है इसमें? sp3 में हमारी दिखती है टेट्राहेड्रल। कौन सी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करेंगे हम। तो यहाँ से टेट्राहेड्रल का कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा। ठीक है, दूसरे कार्बन के लिए होगा। अब हम इन दोनों की हेडवाइज ओवरलैपिंग करा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे हमारे। हाइड्रोजन कौन से? स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इनके बीच सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी? यहाँ पे ये कार्बन नहीं, एक सेकेंड, यहाँ नहीं है, ये तो ओवरलैपिंग हो रही है इधर। शिट, ये क्या हो गया? हाँ, ये हमारा कार्बन है इधर। ठीक है, तो ये C2H6 के बना लिए हमने। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या है हमारा? C2H4। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें बनाने के लिए पूछा जाए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगला है हमारा C2H4। तो इसको ओपन चेन में खोल के लिख लेते हैं। तो जैसे कि 2 कार्बन है, H हाइड्रोजन 4 है, तो डबल बॉन्ड आएगा इधर। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? ये होगा sp2 और ये भी होगा sp2। sp2 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? sp2 कौन से उसमें होता है? ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर की शक्लो सूरत कुछ ऐसी रहती है, कुछ ऐसी। ठीक है, ये नहीं, अभी एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बनाने का ट्राई करते हैं। कुछ इस तरह। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह। अब इसकी ओवरलैपिंग करा देंगे। हमने यहाँ पे करा दी इसकी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने? 4 हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएंगे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, अब देखो हमारे पास कार्बन के अभी 2 वेकेंट फॉर्म हैं, है ना? तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे। ये हो जाएगा, हम इसको येलो कलर में लिखते हैं। कार्बन एक सिंगल गलत हो गया। ठीक है, तो अगला एग्जांपल क्या हमारा? C2H4। तो यहाँ पे C2H4 आप करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए। तो C2H4, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो इसको हम खोल के लिख लेते हैं। कार्बन है 2, ठीक है, और हाइड्रोजन है 4। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। इस कार्बन में आएगा, ये कार्बन है sp2 और ये कार्बन भी है sp2। और sp2 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है इसकी? इसकी होती है ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर बनाने का ट्राई करते हैं हम। ट्राइगोनल प्लेनर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम एज इट इज ऐसे ही बनाएंगे। एक सेकेंड, कुछ इस तरह, नहीं, ठीक है। अब इसकी हम ओवरलैपिंग करा देंगे। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये था कार्बन इधर वाला, अब इधर कार्बन। अब देखो sp2 है ना, sp2 का एक वेकेंट अभी भी और मतलब खाली है, एक ऑर्बिटल अभी भी वैकेंट है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये हमारा वेकेंट ऑर्बिटल निकल आया।
ठीक है, ये वैकेंट ऑर्बिटल। अब तुम देखो क्या ये कौन, अच्छा हाइड्रोजन तो हमने ऐड ही नहीं किया, यहाँ से हाइड्रोजन स्फेरिकल फॉर्म में आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सिग बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इधर पे बन जाएगा तुम्हारा क्या, पाई। यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कौन सा बॉन्ड, यहाँ पे आएगा तुम्हारा पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से तुम्हारा C2H4 का बन गया। अब हम क्या, अगला क्या है हमारा C2H2 करेंगे हम, तो अगला क्या है हमारा, थर्ड नंबर C2H4 नहीं C2H2 है, सॉरी C2H2। तो अब देखो हम लेंगे प्लेन ये वाला, अब इसको ओपन करके लिख लो। तो C2H2 तो तुम्हारा एक हाइड्रोजन कार्बन, 2 कार्बन है खाली तो 3 बॉन्ड आएंगे, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन उधर। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया लीनियर फॉर्म, तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा। तो इस लीनियर फॉर्म की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी होगी तुम्हारी ऑब्वियसली, इस कार्बन की होगी तुम्हारी sp, और इस कार्बन की होगी तुम्हारी sp, दोनों की sp। अब sp का तो तुम्हें पता ही है लीनियर आता है, तो हम इसको लीनियर फॉर्म में इसकी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये बनेगी तुम्हारी लीनियर, यहाँ से भी ये बनी लीनियर। अब इसकी हम ओवरलैपिंग करा देंगे, यहाँ से होगी इसकी ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे बन गया तुम्हारा क्या, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर से 1 हाइड्रोजन इधर से, ये हो गई तुम्हारी सिग्मा एंड सिग्मा। ठीक है, अभी भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल कितने खाली है, इसके 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली है ना, तो हम वो बना देते हैं। तो इसकी बनेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई नो तितली जैसा लग रहा होगा, सुंदर। ठीक है, तो इसकी ओवरलैपिंग होगी, इसकी होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग होगी आगे वाले की, मतलब इसकी होगी इधर से, इसकी होगी इधर से, इसकी होगी इधर से, इसकी होगी इधर से। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा तुम्हारा, यहाँ बनेगा तुम्हारा पाई बॉन्ड। एक सेकेंड दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से एग्जाम में आ जाए तो इसी तरह खेलते खेलते मस्ती में तो इन तीनों का बना के आ जाना। तुम्हें पता होना चाहिए कि एसपी में लीनियर बनी, यहाँ पे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे है तुम्हारी लीनियर। ठीक है, एसपी में तुम्हारी लीनियर बनेगी, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, और तुम्हारी sp3 में टेट्राहेड्रल बनेगी। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्राइगोनल में और sp में इस तरह की शक्ल सूरत होगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये आइसोमर पढ़ लिया। अब हम आते हैं क्या, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में। ठीक है, तो अब आते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में पहला आएगा हमारा क्या, पेन चेंज कर लेते हैं हम, लेंगे अब एक सेकेंड, ये तो ये टच क्यों नहीं काम कर रहा, तो हम लेंगे अब ग्रीन पेन, और ग्रीन पेन के साथ हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला आएगा हमारा क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम एल्कीन्स में जब हम इसकी डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, डिहाइड्रोजनेशन सिर्फ हाइड्रोजनेशन कराएंगे, तो या तो हम पैलेडियम विद CaCO3 ले, जिसको हम लिंडर कैटलिस्ट भी बोलते हैं, या अगर हम सोडियम विद लिक्विड NH3 ले। ठीक है, 2 केसेस है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, अगर हम फर्स्ट केस फॉलो करते हैं तो हमें एक सिस पोजीशन मिलेगी। ठीक है, और अगर हम सेकंड केस फॉलो करेंगे तो हमें ट्रांस पोजीशन मिलेगी, जिसे बर्क रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं तो हम एल्कीन में जब इसकी हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद CaCO3, जिसको कहते हैं लिंडर कैटलिस्ट, तो हमें एक सिस फॉर्म मिलेगी। और अगर हम वहीं पे सोडियम विद लिक्विड NH3 लेंगे, मतलब लिक्विड अमोनिया लेंगे, तो हमें एक ट्रांसफॉर्म मिलेगी, जिसको बर्क रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओवरऑल तुम्हें इसके रिएजेंट पे याद होना चाहिए कि रिएजेंट वर्क क्या करता है। ठीक है, अगर तुमने सोडियम डाला तो ट्रांस देगा, पैलेडियम डालो तो सिस देगा। ठीक है, अब आता है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन में से समझिए क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारा है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में हम जब डालेंगे क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4, किसमें, हीट के साथ,
तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा और ये साथ में सिंगल बॉन्ड बना के इधर हमें हाथों हाथ मिल जाएंगे और साथ में अलग से मिलेगी हमें वाटर। डाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल से तुम्हारी वाटर अलग करके मिल जाएगी और साथ में तुम्हें बना के दे देगी क्या, CH2। आगे बात समझ में। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तुम नाम ही से तुम्हें क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा वो वाटर का रिमूवल करना है इसमें, और इसके साथ हमें क्या रिएजेंट जरूरत पड़ी, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अगला आता है क्या, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। तो यहाँ पे हम जैसे एक से ये हाइड्रोजन तो मैंने ऐड ही नहीं करे, चलो कोई बात नहीं, कोई गलना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, H और X है, जब हम एल्कोहल KOH एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये AHX हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होके हमें ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दी और सामने अलग से मिल जाएगा HX। सेम एज इट इज जैसे हमने वाटर के साथ किया था वही यहाँ पे हम हेलोजन के साथ करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो खाली क्या, कंसनट्रेटेड H2SO4 में और एल्कोहलिक KOH। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट के लिए हम वाटर निकालते हैं और ये रिएजेंट के यूज से हम हेलोजन अलग करते हैं। अब आता है हमारा क्या, डी हेलोजिनेशन। ये विसिनल हैलाइड का है, जैसे विसिनल डाइहैलाइड हमने लिया, यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 हेलोजेंस रहते हैं। ठीक है, उसमें हम जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें CH2 और अलग से ZnBr कन्वर्ट करके दे देगा, ये कुछ इस तरह। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे करके तुम्हें दे सकती हूँ, चाहो तो अपने नोट्स में इसी तरह पॉइंटर बना के लिख देना क्या, ताकि जब तुम रिवाइज करो ना तो तुम आसानी से ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अगली नेक्स्ट है हमारी, क्या है हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहले है क्या, एडिशन ऑफ डिहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डिहाइड्रोजन मतलब डाईहाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो डाईहाइड्रोजन मतलब हम यहाँ पे डाईहाइड्रोजन लेते हैं और उसका एडिशन करा देते हैं। तो जब हम इसमें डाईहाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर हमें एल्केन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिएजेंट के तौर पे यूज़ करने वाले हैं निकल। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। इसमें सेम वही करना है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया, वहाँ पे हमने लिया था डाई हेलोजन, यहाँ पे हम लेंगे नहीं सॉरी वहाँ पे हमने लिया था डाई हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लेंगे डाई हेलोजन, और साथ में हमने रिएजेंट के तौर पे लिया CCl4, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूटेगा और Br2 विसिनल डाइहैलाइड के तौर पे यहाँ पे हमें रिसीव होगा। क्या होगा, यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड मिला और रिएजेंट में क्या लिया हमने, CCl4। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं तुम्हें चांद सितारे बना के दूंगी, क्योंकि ये चीज़ जो तुम सीखोगे ना इस रिएक्शन में, वो तुम्हें 12th में भी काम आने वाली है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये मतलब ओवरऑल ये चीज़ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो पहले समझो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है। इसको मैं ज़रा सा छोटा कर देती हूँ, स्पेस की कमी है क्योंकि, ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पॉइंटर्स बनाने हैं ताकि तुम अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो देखो, सबसे पहले समझो मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हम यहाँ पर तुम्हें लिख के बताते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल में ओवरऑल होता क्या है, जैसे कि हमारी हेलोजेंस होती है और एक हाइड्रोजन होती है। ठीक है, जो कि जैसे तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया तुम्हें HBr, तो H है पॉजिटिव और Br है माइनस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, यहाँ पर हम लेंगे हेलोजेंस और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको तुम एज अ पॉजिटिव, मतलब हेलोजेंस क्या आता रहता है, हेलोजेंस हमारा नेगेटिव में आता है और हाइड्रोजन में पॉजिटिव, या तो तुम हेलोजन हाइड्रोजन या नेगेटिव पॉजिटिव करके याद कर लो। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या रहता है, हमारे हेलोजन वहाँ जाएगी जहाँ पर क्या, हेलोजन हमारी वहाँ पे जाएगी जहाँ पे हमारे मोर हाइड्रोजन है। ठीक है, नहीं ये मार्कोनिकॉफ रूल है। तो हमारी हेलोजन, अभी अगर तुम पहली बार ये पढ़ रहे हो और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सब्र रखना। ठीक है, सब्र की ज़रूरत है। तो देखो, हेलोजन वहाँ जाएगी तुम्हारी जहाँ पे तुम्हारे पास लेस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, लेस हाइड्रोजन, और तुम्हारी हाइड्रोजन वहाँ जाएगी जहाँ पे मोर हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह हम क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में देखेंगे, तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को इन शॉर्ट में बोलते हैं हम AM रूल। ठीक है, तो AM रूल में भी सेम ऐसे लेंगे, हेलोजन हाइड्रोजन, हेलोजन रहता है नेगेटिव फॉर्म में, ये हाइड्रोजन रहता है पॉजिटिव फॉर्म में। अब हमारी हेलोजन वहाँ जाएगी जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमारी हाइड्रोजन वहाँ जाएगी जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा पॉइंटर, और इस पॉइंटर को अपने नोट्स में
चांद सितारे चाहे जितने मर्जी हैं ऐड करना हो कर लेना, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये HBr, तो HBr क्या है हमारे पास, HBr में हमारा H है हमारा पॉजिटिव और Br है निगेटिव, ठीक है। तो ये अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है ना, यहाँ पे हमें क्या दिया मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है। तो मोर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है। और हेलोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर हमारा लेस हाइड्रोजन है, ठीक है। तो लेस हाइड्रोजन कहाँ है हमारे, लेस हाइड्रोजन है हमारे इधर पे, ठीक है। तो तुम देखो हाइड्रोजन गया, एक सेकेंड, हाइड्रोजन गया इधर पे और हेलोजन गया यहाँ पे। तो देखो हेलोजन कहाँ जा रहा है, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, तो हेलोजन यहाँ ऐड हो गई। और हाइड्रोजन कहाँ जा रही है, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है वहीं पर हाइड्रोजन जाके ऐड हो गई, तो ये CH3 CH Br CH3, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल क्या है मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हेलोजन वहाँ जहाँ लेस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह पॉइंटर बना के याद कर लो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला में हम जब एंटी, देखो अगर किसी चीज़ का मार्कोनिकॉफ रूल है तो उसकी एंटी चीज़ मतलब उसके वो क्या बोलूँ मैं, उसके ऑपोजिशन में तो हमेशा कोई होगा, तो वही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है जिसको हम इनऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या बताया तुम्हें, हेलोजन वहाँ जाएगी जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो गए और हाइड्रोजन वहाँ जाएगी जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो गए। तो तुम देखो हम यहाँ पे करते हैं ये हाइड्रोजन प्लस ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी जहाँ पर कम हाइड्रोजन है और हेलोजन वहाँ जाएगी जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। जस्ट इसी का ऑपोजिट जैसे हमने अभी बताया था। अब तुम खुद ही देख लो, हेलोजन कहाँ गई, CH2 के पास, CH2 के पास आ गई। हाइड्रोजन कहाँ गई, CH के पास, CH के पास आ गई, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो कहीं पर भी तुम्हें मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने दे दे तो तुम्हें ये पॉइंटर याद होगा तो तुम कर ले जाओगे। सिर्फ तुम्हें हाइड्रोजन और हेलोजन का ऐड करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में। अब कई दफ़ा क्या होता है, जैसे तुमने सिर्फ हेलोजन और हाइड्रोजन याद कर लिया और जैसे अभी खैर छोड़ो आप फर्दर अभी बताते आगे, ठीक है। आगे बात समझ में, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो, हो सकता है मैंने जल्दी बता दिया थोड़ा, ठीक है। बात है ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस बहुत ईजी है, जस्ट क्या करना रहता है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या दे दिया, तुम्हें डबल बॉन्ड लगा के दे दिया, यहाँ पे तुमने ओजोनोलिसिस के लिए O3 डाला इन प्रेजेंस ऑफ जिंक विद वाटर, ठीक है। जब तुम इसकी रिएक्शन आगे करोगे तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ पे तुमने क्या, यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया और डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन लग जाएगी। मतलब तुम्हें बस इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, तुम्हारी ओजोनोलिसिस हो जाएगी, ओजोनोलाइसिस जो भी कहते हो उसको, ठीक है बच्चा समझ आ गया। चलो आगे देखो, अगली है हमारी क्या, पॉलीमराइजेशन। एक होती है मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। मोनो मतलब होता है तुम्हारा सिंगल और पॉली मतलब होते हैं मल्टीपल्स, है ना। तो पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे मल्टीपल CH2 है तो इसको तुम इस तरह करके सिंगल बॉन्ड में, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके ऐसे मल्टीपल जितना भी तुम जैसे 2 लिया 3 लिया 4 लिया, यहाँ पे 2 3 4 होल ट्वाइस करके आ जाएगा, चाहे होल ट्वाइस या थ्राइस, ठीक है। आगे बात समझ में, पॉलीमराइज मतलब बच्चे तुम बस इसके मतलब स्टेटमेंट पे फोकस करो, पॉलीमराइजेशन मतलब मल्टीपल्स टाइम होगा, ठीक है। अगला देखो, एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करनी है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या बताया कि मार्कोनिकॉफ में या तो अगर जैसे तुमने सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन करके याद कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया, तो तुम यहाँ पे जब तुम्हें आगे कभी भी किसी रिएक्शन में तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल लगाने को आगे, लेकिन वहाँ पे हेलोजन है ही नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव करके भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कॉपी कर लेंगे फिर से, ये वाली चीज़ हमने करी कॉपी, यहाँ पे करा पेस्ट, ठीक है, पॉइंटर बना लिया। अब देखो इधर समझा रही हूँ, यहाँ पे हमने लिया क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो वाटर है ना, वाटर को हम ओपन करेंगे तो H+
OH माइनस में रिसीव होगा हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन था, हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव हमारा कहाँ जा रहा है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है ना, तो हमारा नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, मतलब CH के पास, और पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब CH2 के पास। तो तुम्हारा ये फॉर्म में आ जाएगा, है ना। देखो ना, तुमने OH माइनस कहाँ जा रहे थे, मतलब नेगेटिव वाली फॉर्म कहाँ जा रही थी, जहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, तो मतलब OH माइनस तुम्हारी यहाँ, मतलब OH यहाँ लग गया, और हाइड्रोजन वहाँ जा रही थी जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही मतलब थे वहाँ पर, तो वहाँ पे तुम्हारी CH3 हो गया, मतलब ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH के साथ अल्कोहल लग गया, ठीक है। तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। जब तुम 12th में अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारी ये मतलब ये रिएक्शन फिर से तुम्हें पढ़ने मिलेगी, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे देखो। अब आते तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, हमारा आएगा एल्काइन। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड है, और क्या एक और बात क्या था रखनी है, CnH2n-2, ठीक है। इनका नोट पढ़ लेते हैं। दे आर मोर एसिडिक देन एल्कीन एंड एल्केन्स बिकॉज दे हैव sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। और इनमें और sp में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है sp, देन sp2, फिर sp3, ठीक है। आगे बात समझ में, sp क्यों, क्योंकि ये एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चाहो तो पॉइंटर बना के लिख लेना क्यों होता है, ठीक है। इसमें आइसोमेरिज्म होते हैं कुछ तुम्हारे, कौन कौन से हाईलाइट कर लेते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर एंड मेटामर्स, चलो ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हम अभी पहले स्ट्रक्चर हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, सेम वही था जो हमने लास्ट वाला बताया था sp वाला, जिसमें लीनियर फॉर्म थी, कौन सी, लीनियर फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम कार्बाइड्स, तो कार्बाइड में क्या करते हैं, सबसे हम पहले कार्बाइड को ट्रीट करवाते हैं वाटर से, वाटर से ट्रीट करवाएंगे तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर वाटर के एडिशन करेंगे, अगेन वाटर के एडिशन करेंगे, और वाटर के एडिशन कराने के बाद ये हमको क्या बना के देगा, ये हमको एक सेकेंड, ये हमको बना के देगा कैल्शियम, मतलब कैल्शियम 2+ हो जाएगा Ca का होल ट्वाइस OH में, ठीक है। और ये दूसरा हमें दूसरा कंपाउंड बना के दे देगा क्या, हमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, ठीक है। इसी तरह अगर सेम हम मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हैं और कैल्शियम के साथ भी कर सकते हैं, बट एक यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या, ये तुम्हारा एल्यूमिनियम के साथ तुम्हें CH4 बना के देगा, बेरिलियम के साथ CH2 बना के देगा, और बोरॉन और सिलिकॉन के साथ तो बना के ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंटर बना के दे दिया कि NCERT में गिवन था, ठीक है। मतलब NCERT में क्वेश्चन करके पूछ लिया जा सकता है, तुम्हें MCQs में पूछ लिया जाएगा क्या ये फर्दर मतलब तुम्हारे गिवन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट में ये दिए गए हैं, तुम क्या देना, नहीं पॉसिबल है, इसमें ये बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो तुम्हें प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से समझ में आ गया, जब हम वाटर से ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिल्क बन के देता है, हमें एल्काइन बन के देता है। आगे आ जाओ, क्या, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो देखो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड में जब हम विसिनल डाइहैलाइड को ट्रीट करवाते हैं किससे, अल्कोहलिक KOH से, तो ये तुम्हारा वो मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन अलग कर देता है, और इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके HBr लग जाता है, तुम्हारा ये क्या HBr अलग हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्शन फिर से हम इसको NaNH2 से ट्रीट कराते हैं तो तुम्हें बना के देता है क्या, एल्काइन, ठीक है। आगे बात समझिए, विसिनल डाइहैलाइड से क्या करते हैं, HBr निकल जाएगा, देन उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर NaNH2 से जब ट्रीट कराएंगे तो ये तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड में ला के दे देगा। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन ऑफ वाटर। तो जब हम एल्काइन में वाटर का ऐड कराते हैं और साथ में हम मतलब इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 इन मतलब फिर से पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, जब हम एल्काइंस में वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और रिएक्टेंट के तौर पे लेते हैं HgSO4 और H2SO4, तो ये हमको क्या, इनॉल फॉर्म देता है, ठीक है। अब इनॉल फॉर्म में जब हम इसकी टॉटोमराइजेशन करा देते हैं तो देखो टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, तुम्हारा एक सेकेंड पेन ले लूँ, ये तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा CH2 की तरफ, ठीक है। टॉटोमराइजेशन की क्यों हुआ यहाँ पे वो भी बता देती हूँ, डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो OH क्या है यहाँ पे, OH माइनस, ठीक है।
तो ये तुम्हारा मोर निगेटिविटी मतलब मोर निगेटिविटी की तरफ चला गया जहाँ पे ज़्यादा निगेटिविटी थी, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन इधर आ गया तो CH3COH में तुम्हारा इनोल फॉर्म दे दिया। ठीक है, आगे बात समझ में आ जाओ। बोला क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब हम एल्काइन में वाटर के साथ रिएक्ट करवाते मतलब वाटर नहीं सॉरी जब हम एल्काइंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो ये तुम्हें क्या देता है, तुम्हें देता है डबल बॉन्ड में। ठीक है, और डबल बॉन्ड को फिर तुम दोबारा जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये तुम्हें एल्केन में कन्वर्ट करके दे देगा। क्या, पहले एल्काइन देन एल्कीन देन एल्केन। ठीक है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम पढ़ चुके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगेन करते जाओगे तो तुम्हें ये लास्ट में एल्कीन दे देगा। जैसे तुम्हें एल्कीन की नीड है तुम यहाँ तक कर लेना, अगर तुम्हें इसी साथ डबल बॉन्ड चाहिए तो यहाँ तक। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में देखो, पॉलीमराइजेशन में हमने लिया क्या, 6 कार्बन। 6 कार्बन की जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, और साथ में हमने टेम्परेचर लिया 873 केल्विन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या किस में कन्वर्ट करके देगा, तुमको देगा ये बनाकर बेंजीन। ठीक है, अभी ये रिएक्शन तुम दोबारा पढ़ने वाले हो किस में, एरोमेटिक में, मतलब तुम्हें बेंजीन की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से एल्काइन होता है ख़त्म। अब आ जाओ क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। तो देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कंडीशन पढ़ लो पहले। होता क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स बेंजीन रिंग और कॉल्ड बेंजीन रिंग, और एक सेकेंड ये दोबारा हो गया क्या, दो कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लिख दिया था। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फिर तुम इसको बोल सकते हो क्या, अरीन। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या मतलब वो हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन रिंग कंटेन्स करते हैं वो तुम्हारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अरीन कहलाते हैं। तो तुम्हारे बेंजीन रिंग की शक्ल सूरत कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, या तो तुम ऐसे करो या तुम ऐसे, या फिर तुम साथ में बीच में एक छोटू सा सर्कल बना लो। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, ये प्लेनर स्क्वायर होना चाहिए, ये हेक्सागोनल रिंग होना चाहिए, और इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाए। वैसे जैसे तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं अल्टरनेट, यहाँ पर ऐसे, या तो ऐसे ऐसे कर लो या तो ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, या फिर ऐसे शो कर लो। ठीक है, हकल्स रूल क्या होते हैं, तो हकल्स रूल क्या करता है, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक होने चाहिए, क्या ये एक साइकिल स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2, ना sp3, सिर्फ sp2 ही फॉलो करेंगे। अगर वो तुम्हारी रिंग, अगर तुम्हारा सोचो, अगर तुम्हारा ये हकल रूल का ये 4n मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, बट एंड में तुम्हारा क्या हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी sp हो गई या sp3 हो गई, तो तुम्हारा क्या वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा। ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है तुम्हें ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, बट एट द एंड तुम्हारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो वो तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं आएगा। ठीक है, अगला आता है बेंजीन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, तो बेंजीन की प्रिपरेशन में पहला है तुम्हारा क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। वही सेम जो अभी पढ़ के आ रहे हैं ना, कौन सा यहाँ पे एल्काइंस में जो पढ़ा था पॉलीमराइजेशन में, हमने यहाँ पे 6 कार्बन लिए थे जिसको हमने रिएक्ट कराया था रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। टेम्परेचर कितना लिया था, 873 केल्विन। तो हमें यहाँ पे क्या दे दी थी, हमें बेंजीन रिंग बना के दे दी थी, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। मैंने बोला था ना बेंजीन की फॉर्मेशन में भी यही है। तो यहाँ पे हमने 3 CH बॉन्ड है, तो तुम्हें ओवरऑल 6 कार्बन ही है। यहाँ पे तुमने सेम रिएक्टेंट लिया, सेम टेम्परेचर लिया, और तुम्हें बना के दे दी तुम्हारी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसका रिएजेंट तुमको याद होना चाहिए। अगला है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो तुमने क्या एरोमेटिक एसिड लिया, ये तुम्हारा एक सेकेंड यहाँ पे रिंग बनेगी। एरोमेटिक एसिड को तुमने ट्रीट कराया NaOH के साथ, तो ये तुम्हारी बेंजीन रिंग अलग हो जाएगी, और ये साथ में तुम्हारा ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर निकल जाएगा। अगला आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल में, यहाँ पे भी ऐसा होगा, जब तुम फिनॉल को रिएक्ट कराती है जिंक से इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ जब तुम फिनॉल को जिंक के साथ ट्रीट करवाती हो तो तुम्हारी बेंजीन रिंग अलग होके ZnO में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, OH Zn+ हो जाएगा, और ये इसके साथ जाके ZnO कन्वर्ट करके दे देगा, यहाँ पे तुम्हारी बेंजीन रिंग निकल आएगी। अगला देखो, अगली आती है तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये एक सेकेंड, ये कहाँ गायब हो गया, चलो ठीक है। तो बारी बारी से समझते हैं, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक ही पेज में लिख दिया, और नोट्स में भी तुम ऐसे ही कर लेना, ठीक है, ताकि एक ही बार में रिवाइज करने में आसानी हो। तो देखो, जब हम फर्स्ट बेंजीन रिंग को जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो तुम्हें ये नाइट्रेशन, मतलब ये तुम्हारी नाइट्रेशन फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब तुम्हें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या NO2 लगा के दे देगा, ठीक है। ये रिएजेंट से भी तुम्हें याद होना चाहिए, HNO3 H2SO4, तो यहाँ पे तुम्हें बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 बन के दे देगा। वहीं पे अगर तुमने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 ले लिया, तुम्हारी हो जाएगी क्या, क्लोरीनेशन, वहाँ पे क्या बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लग के आ जाएगी। उसी की जगह अगर तुमने ले लिया Br2 और FeBr3, मतलब देखो तुमने यहाँ पे क्लोरीनेशन करना था तो क्लोरीन और FeCl3 लिया, ब्रोमिनेशन करना था तुमने Br2 FeBr3 लिया, है ना, तो तुम्हारी बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन लग के आ जाएगा। इसी तरह तुम्हें अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, ये तुम अभी फर्दर मतलब 12 के चैप्टर्स में ये सब तुम्हें पढ़ने मिलेगा, दोबारा फिर पढ़ोगे तुम, ठीक है। तो जब तुम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ोगे, RCl विद मतलब एनहाइड्रस AlCl3 लोगे, तो तुम्हारा ये जो एल्काइल ग्रुप है ये यहाँ के लग जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एल्काइल ग्रुप आके लगा, ठीक है। इसी जब तुम लोगे ROCl एनहाइड्रस AlCl3 होगा शायद यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा COR यहाँ पे तुम्हारा ये ऐसे लग के आ जाएगा, और यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे RO क्या है, ये तुम्हारा एसाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे एल्काइलेशन था क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे एल्साइलेशन है क्योंकि हम यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे SO3OH लगा रहे हैं, और ये इसको सल्फोनेशन बोलेंगे इस पूरी रिएक्शन को। और यहाँ का रिएजेंट लेते हैं H2SO4, साथ में हीट, ठीक है। ये तुम्हारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और ये तुम्हें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई भी रिएजेंट डाल के तुम्हें बेंजीन के साथ रिएक्ट करने बोले तो तुम्हें इसके नाम के साथ ये सब पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन में NO2, क्लोरीनेशन में Cl2, ये तो बहुत ईजी है, खैर इसमें कंफ्यूज मत होना, बता दिया मैंने। एल्काइलेशन क्यों, क्योंकि वहाँ पे एल्काइल ग्रुप लग रहा है। एसाइलेशन क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसाइलेशन हो रही है, मतलब एसाइल ग्रुप लग रहा है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की चांस नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना ओवरऑल हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है, नहीं एक और पेज बचा है। चलो अब आ जाओ एक्टिवेशन। तो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो समझ लेते हैं ये भी। एक्टिवेटिंग ग्रुप या एक्टिवेशन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो एक पहले तो सब जैसे एग्जांपल है, थ्योरी को छोड़ो तुम, स्टेटमेंट को छोड़ो तुम, तो मैंने सिर्फ नोट्स में देने के लिए बताया था। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोक्सी को ले लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा, ये हाइड्रोक्सी को लिया जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे, रेड पेन से करती हूँ। यहाँ पे तुमने जैसे यहाँ पे तुमने ले लिया फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया फिनॉल। अब फिनॉल के जो ऑक्सीजन में क्या लोन पेयर है, क्या है ये लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर क्या होता है, तुम्हारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है ना, लोन पेयर तुम्हारा पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है। तो इसी वजह से अगर कोई इसमें अदर ग्रुप अटैक करेगा तो ये तुम्हारे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ये तुम्हारा ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर है और लोन पेयर क्या पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। तो इसी तरह के अगर किसी के भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है तो वहाँ पे अगर कोई अटैक मतलब कोई अदर एलिमेंट मतलब अदर कंपाउंड अटैक करने आएगा तो वो तुम्हारे ऑर्थो या फिर पैरा एलिमेंट पे अटैक करेगा। इसी तरह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे ये वाला एलिमेंट, हमने ये एलिमेंट लिया, हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ मैं तुमको, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और पाई बॉन्ड क्या रहता है, पाई बॉन्ड तुम्हारा नेगेटिव रेजोनेंस शो करता है। नेगेटिव रेजोनेंस मतलब यहाँ पे तुम्हारा ये सिर्फ और सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग होगा, मतलब अगर कोई एलिमेंट तुम्हारे पास अटैक करने आएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ओवरऑल यही डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। बाकी थ्योरी और एग्जांपल तुम्हें दिए हैं, जैसे साइनो में हो गया ना, मतलब सी इसमें तुम जानते हो 3 बॉन्ड आते हैं तो क्या पाई बॉन्ड तो आएगा ही, इसमें भी पाई बॉन्ड, इसमें भी सल्फोनेशन में भी CF3 में भी सल्फोनिल बोलते हैं इसको। आगे बात समझ में, बाकी ओवरऑल यही था, पूरी PPT मैंने करा दी। अब सिर्फ बचते हैं हमारे क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं।
पहला क्या है हमारा, पहला है गिव डिफरेंट आइसोमर ऑफ C4H10 विद एल्केन। ठीक है, तो इसमें बोला है C4H10 के एल्केन मतलब C4H10 के आइसोमर बताओ। तो C4H10 को पहले ओपन चेन के में कन्वर्ट कर लो, हमने कर लिया C4 1 2 3 4। ठीक है, ये तुम्हारे 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब इसकी तुम चाहो तो तुम्हारी अगर चॉइस है तो तुम इसकी नेमिंग कर लो, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, मतलब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, देखो ना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, और हमारी नेमिंग क्या आ रही थी, ब्यूट, तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, तो हमने कर दी इसकी नेमिंग। अब हमें इसका आइसोमर बनाना है, आइसोमर बनाना है तो आइसोमर में तुम्हारे चेन मतलब तुम्हारी चेन आइसोमर तुम्हारी एल्केन में मतलब तुम्हारे एल्केन चेन आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक चेन में डिफरेंस कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे CH2 को लिया है हम इधर पे, तुम चाहो तो ऐसे कर देना, चाहो तो ऐसे कर देना, बात एक ही होगी। ठीक है, तो तुमने एक CH2 को तुम नीचे लिया तो ये CH3 बन गया। ठीक है, ये तुम्हारी दूसरी आइसोमर हो गई। अब तुम इसकी नेमिंग करके दिखाओ मुझे। नेमिंग करोगे तो यहाँ पे 3 कार्बन एज अ चेन में नज़र आ रहे हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये इसको बोल देंगे, मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये चेन मतलब ये तुम्हारी ये लॉन्ग चेन है और ये सबसे स्मॉल चेन है, तो इसकी नेमिंग करोगे जो लॉन्ग चेन होती है तो 1 2 3, चाहे तुम यहाँ से करो 1 2 3, चाहे तुम यहाँ से करो 2 3, दोनों कंडीशन में इक्वल आएगा। ठीक है, 1 2 3 क्या कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रॉप। ठीक है, प्रोपेन हो गया। मिथाइल, अब तुम देखो कि तुम्हारा एल्काइल ग्रुप कहाँ लग रहा है, सेकंड पोजीशन में, तो यहाँ पे तुम क्या है, एल्काइल ग्रुप है कौन सा, मिथाइल, तो यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया और यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा चेन आइसोमर हो गया। अब आज अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिंडर कैटलिस्ट, गिव इट्स यूज। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें पूछ ले जा सकता है कि लिंडर कैटलिस्ट बताओ, इसका एक यूज बता दो, मतलब यूज क्या मतलब एक तुम रिएक्शन बता दो और उसमें तुम्हें लिंडर कैटलिस्ट यूज कराओ, तो तुम बता देना ब्ला 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 दिस मतलब लिंडर कैटलिस्ट पॉइजन विद क्विनोन विद सल्फर, इट इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्काइन टू एल्किन, मतलब हम एल्काइंस को एल्किन में कन्वर्ट जब करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मतलब हाइड्रोजन, तब हम लिंडर कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो बता देना तुम, ये तुम्हें याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी गिवन है। अगला क्वेश्चन देखो, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस ऑफ लेबोरेटरी, मतलब तुम्हारा सबसे पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना हो उसका नाम बताओ। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा उसको, यूरिया, उसका नाम है यूरिया, और इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं तो इसमें भी स्टार मार्क कर लो, तो ये है यूरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये MCQs में पूछा जा चुका है तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द 3 आइसोमर एंड अरेंज द 3 आइसोमर ऑफ पेंटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तुम्हें पेंटेन के 3 आइसोमर दिए, मतलब तुम्हें पेंटेन के पहले तो आइसोमर निकालने हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करोगे, तुम्हें उसको बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें वो आइसोमर बना के दे देगा, अगर नहीं अच्छी हुई तो तुम्हें पहले उसको आइसोमर में कन्वर्ट करना होगा, उसके निकालने होंगे। तो पेंटेन के फॉर्मूले को पहले तुम इसको दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा लो, एक तरफ लगा लो या किसी में भी मत लगाओ। तो इन दोनों की तीनों की नेमिंग करते हैं। तो 3 कार्बन दिख रहे हैं तुमको, सबसे लॉन्ग चेन 3 कार्बन के, तो 1 2 3। ठीक है, इसी वजह से लग गया क्या, मेथ एथ प्रॉप, तो यहाँ पे प्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं कहाँ पे, सेकंड पोजीशन में, तो 2 2 डाई मिथाइल आ गया। ठीक है, और इसी चीज़ को हम न्यू पेंटेन भी बोलते हैं। अगला क्या है हमारा, सबसे लॉन्ग चेन है 4 कार्बन की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन आ गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कहाँ लगा है, सेकंड पोजीशन में, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। अब थर्ड वाले की नेमिंग देखो, ये तो बहुत ईजी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है तुम्हारी 5 कार्बन की, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन आ गया। ठीक है, अब तुमको इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पॉइंटर बना के दिया, और ये बहुत मतलब रट लो ना इसको, तो अपने नोट्स में जरूर लिखना। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के, मतलब जितनी ज़्यादा अगर तुम्हारी ब्रांच निकली है उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट होगी, और जितनी मतलब अगर ना ही मतलब जैसे इसमें तुम्हारी एक भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी और इसकी सबसे कम, क्योंकि इसकी ब्रांच ज़्यादा है। तो तुम बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लोगे, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो तुम्हें ये पॉइंटर बना के लिखते जाना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, C2H6 C2H4 C2H2। ठीक है, तो तीन मतलब 3 हमें
कार्बन के कंपाउंड दिए गए हैं C2H6, C2H4, C2H2। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, किसके? बॉन्ड लेंथ के, कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर किसकी उससे कम, फिर किसकी कम। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि पहली बात तो C2H6 को खोल के लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, तो हमें पता चल जाएगा ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। ठीक है, तो एल्काइन में तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड है। और तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो याद कर लेना, तुम्हारी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, मतलब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने ज़्यादा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। फिर इसमें 2 बॉन्ड है, तो इसकी उससे कम, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा एल्केन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ही एक ही सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये तो पॉइंटर बना के लिख लेना कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली, मतलब तुम्हारी बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। तो इससे तुम अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से चाहे तुम्हें जितने भी कंपाउंड आ जाए, बस तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो एल्काइन है, एल्कीन है या एल्केन है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, व्हाट हैपन व्हेन इथाइन इज हाइड्रेटेड विद डाइल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ HgSO और H2SO4। तुम ये अभी रिएक्शन करके आए हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि तुम्हें जब इथाइन को जब हम मतलब HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते, मतलब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट कराते, तो क्या होता है? तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, हमारा इथेनॉल बन जाता है। कैसे बन जाता है? वाटर को तुम ओपन करके लिख दोगे तो H और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा OH माइनस वही मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा यहाँ पे। मार्कोनिक ऑफ रूल के बाद करने के बाद जब तुम इसको फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा इस कंडीशन में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो तुम्हारा क्या, एक सेकेंड, इनॉल फॉर्म में तुम्हारा हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, और ये तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड है, एक सेकेंड ये गलत कर दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ, क्या कौन है? कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन किधर है ना, तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारा जाएगा CH2 की तरफ, और ये तुम्हारा बाद में तुम्हारा इथेनॉल बन के दे दिया जाएगा। ये पता है ना, ये यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे तुम्हारे टॉटोमराइजेशन हुई है। क्या हुई है? टॉटोमराइजेशन। और इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन अभी करके हो, इसलिए पता होगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जब तुम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट कराओगे तो तुम्हारा इथेन बनेगा, और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोज मतलब वाटर। ये तुम्हारे डिहाइड्रेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस में जहाँ पे हम वाटर निकालते हैं, हमारा वाटर मिलता है और साथ में इथीन बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चांद सितारे बना लो, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ वगैरह इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है एसिडिक कैरेक्टर के। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले हमारा C2H4, C2H6, C2H2। ठीक है, तो इनको तुम ओपन करके लिख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये Sp आ रहा है, ये C2H2 वाली की है ये। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में है। यहाँ पे CH2 मतलब ये C2H4 है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे CH3 मतलब ये sp3। और यहाँ पे हमने जब हम मतलब कौन सा पढ़ा रहे थे, एल्काइन सा पढ़ा रहे थे, तो हमने तुम्हें बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर तुम्हारा sp में सबसे ज़्यादा होता है, फिर sp2 में होता है, और फिर sp3 में होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका रीज़न समझो, क्योंकि sp में तुम्हारे सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर दिखने को मिलते हैं, और s कैरेक्टर तुम्हारे प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें देखने को मिलेगी sp वाले में, देन sp2, देन sp3। ठीक है, तो तुम इसी अकॉर्डिंग तुम इसकी एसिडिक कैरेक्टर निकाल लेना, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर भी तुम्हारा इन्वर्सली मतलब इन्वर्सली नहीं, मतलब एसिडिक कैरेक्टर तुम्हारा प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगला है C2H2 और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब देखो सबसे ज़्यादा पहले अब बताओ, ये तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा, एक सेकेंड, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है इधर, फिर ये, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर तुम्हारी C2H2 के, फिर आ जाएगी तुम्हारी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 के, और देन तुम्हारी इसके। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक CH3 गाली लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ये पॉइंटर याद, ये जितने भी पॉइंटर मैं ये रेड करके बना रही हूँ ना, इसको लिखना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है,
ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2ene विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। मतलब तुम्हें हेक्स 2ene मतलब हेक्सोटीन की जगह कोई भी तुम्हें दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसके आइसोमर बताओ और बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कि मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है, कंडीशन बताओ क्यों ज़्यादा है और किसका है ये बताओ। हेक्स 2ene की पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। हेक्स है मतलब 6 कार्बन लगेगा, 2ene है मतलब हमारा सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो यहाँ पे तुम्हारे 6 कार्बन आ गए, सेकेंड बॉन्ड में तुम्हारे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। अब देखो हम इसका आइसोमर बनाएंगे, ठीक है। तो सिस ट्रांस बनेगा, तो सबसे पहले सिस वाला देखेंगे। देखो तुम्हें भी किसी भी सिस ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए तुम्हारे एटलीस्ट मतलब एक तो कॉमन होने चाहिए, यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो सिस फॉर्म क्या रहते हैं, सिस फॉर्म के दो मतलब दो कंपाउंड सेम मतलब ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं और ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 एक तरफ हो गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्शन तुम देख ही रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज़्यादा होगा ट्रांसफॉर्म से, क्यों ज़्यादा होगा वो हम बताते हैं क्यों। द सिस आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू मोर पोलर नेचर, मतलब सिस फॉर्म में मोर पोलर नेचर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तुम्हारे इन मतलब डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है सेम मॉलिक्यूलर की वजह से, और यहाँ पे ऑपोजिट में की वजह से तुम्हारा डाइपोल इंट्रैक्शन कैंसिल हो जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म की ज़्यादा है ट्रांसफॉर्म से, वही इसी स्टेटमेंट पे लिखा है। और अगर एग्जाम में पूछ ले वाई तो यही स्टेटमेंट तुम्हें छाप देनी है बस, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म में है ये वीकली पोलर है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगला 10 क्वेश्चन देखो, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। मतलब भाई हकल्स मतलब जो हम जब बेंजीन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होने की कंडीशंस क्या होती हैं, तो 3 कंडीशंस थी उसकी, ठीक है। वह यहाँ पे मतलब मेंशन करना है। अगला क्या है, एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक, ठीक है। ये एरोमेटिक नहीं है, हमें क्वेश्चन ने बता दिया है, पर क्यों नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। और ये तुम्हें तो अभी पता होगा जब तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कंडीशंस बताऊंगी। तो पहले हम बताते हैं कंडीशंस क्या है। तो पहला हमारा मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब हकल्स रूल फॉलो करना होना चाहिए, मतलब ये तुम्हारा 2 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर सो डैट 2, 6, 10 मतलब वही सेम एक ही बात है, प्लेनर होना चाहिए। आ गई बात समझ में। अगला देखो, अब देखो ये तुमने इसकी तीनों कंडीशन लिख दी। अगला बताओ क्या है, अगला है एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। तो पहला ले लो, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। ये एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज दिखा रहा है तुमको, ये sp3 हाइब्रिडाइज है इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। दूसरा क्या है, ये एरोमेटिक क्यों नहीं है क्योंकि जब तुम इसके कार्बन कार्बन पूरे टोटल करके काउंट करोगे तो तुम्हारा ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है जो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हकल रूल 4n+2n बाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब इसमें तुम n की जगह कार्बन की वैल्यू रखोगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ रही है, जो कि मतलब यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रही है जो कि गलत है, और sp3 हाइब्रिडाइज तो वो पहले से दिखा रहा है, तो ये तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता दिया। अब यहाँ पे जब तुम इसे कार्बन काउंट करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, जो वो भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो तुम ऐसे करके स्टेटमेंट वाइज बता देना ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ होते हैं सारे क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। ये स्लाइड को डिलीट कर देंगे। बाकी हाइड्रोकार्बन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।